जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है वाक्य रचना पर, क्योंकि जो इससे पहले का वीडियो था उसमें हम शब्द रचना का A to Z कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगर शब्द की बात हो तो उससे पहले हम वर्ण रचना पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मेरे ये लिखने का उद्देश्य यही है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और एक सार्थक अर्थ प्रदान करने वाला समूह बनाते हैं तो वो आपका शब्द होता है। और इसी तरीके से जब आपके दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और एक सार्थक समूह बनाने का काम करते हैं तो वो आपका वाक्य होता है। तो सबसे पहले तो परिभाषा ही आती है कि परिभाषा क्या है। तो बच्चों, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है कि जो शब्दों का सार्थक समूह है, शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या होता है, वही वाक्य होता है। अगर दूसरी भाषा में समझना चाहें तो एक उदाहरण ले सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सच में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक वाक्य रखा गया। इसे अगर दूसरी भाषा में हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे बेटा? क्रिया से युक्त पद समूह जो होता है वो आपका क्या होता है, वाक्य होता है। मतलब आपके वाक्य में कर्ता भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए और क्रिया होना चाहिए। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न उठेगा, कर्म तो जरूरी नहीं है। हाँ, सही बात है। मतलब कर्ता तो होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, कर्म है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मतलब वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होने चाहिए, तब वो आपका पूरा पूरा क्या बन पाएगा, वाक्य बन पाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक क्रिया से युक्त जो पद समूह है वो आपका वाक्य होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं भी शब्द है, पढ़ा भी शब्द है, रहा भी शब्द है भी शब्द है, ये सब शब्द है, लेकिन मिलने के बाद एक सार्थक अर्थ देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, ये भी एक पूरा पूरा वाक्य है। अगर तीसरी भाषा में आप इसको और ले जाना चाहें तो वहां पर भी ले जा सकते हैं कि शब्द जब आए और व्यवस्थित होकर के एक समूह बना करके आए, मतलब शब्द बहुत सारे हों, व्यवस्थित समूह में आए, एक सार्थक अर्थ दे दें, वो भी वाक्य है। एग्जाम्पल इसका भी प्रमाण है, आपके सम्मुख रखा हुआ है। बहुत सारे शब्द हैं, मिलते हैं, एक सार्थक अर्थ दे रहे हैं, तो वाक्य हो गया। जैसे कि बच्चे नाच रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बच्चे नाच रहे हैं, या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी पढ़ रहे हो ना, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी देख सकते हो बच्चे भी क्या है और पढ़ना या नाचना क्या है और रहा भी है, ये सब क्या है, ये सब हमारी जो है बहुत सारे शब्द हैं, पद समूह हैं, मिल गए एक साथ, सार्थक अर्थ दे दिया तो समझ लीजिएगा कि वाक्य बन गया। अब मुख्य बात है कि वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, वाक्य में गुण क्या क्या होने चाहिए। भाई देखो, कोई चीज है, जैसे आप है, मैं हूं, है ना, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं, लेकिन हम विशेष करके गुण पर ही ध्यान देते हैं क्योंकि बुराइयों पे उतना फोकस नहीं होता है। तो इसी तरीके से वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। ठीक है, वाक्य के तत्व कौन से हैं, मतलब एक वाक्य में क्या क्या होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहली बात तो है कि वाक्य में आपकी सार्थकता होनी चाहिए। ठीक है, सार्थकता मतलब जो वाक्य दिया गया है उसका कोई ना कोई अर्थ तो हो। अगर अर्थ नहीं है तो वो वाक्य नहीं है। तो पहली बात है कि वाक्य का जो है क्या होना चाहिए, सार्थकता होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। दूसरी बात अगर बात करें योग्यता, अर्थात वाक्य की योग्यता भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो वाक्य दिया गया है उसका जो प्रसंग दिया गया है उसके अनुसार अर्थ ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार हमारे वाक्य का अर्थ होना चाहिए, वही योग्यता है। आपको किसी भी वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म आप फिलअप करते हो तो उसके लिए योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए, वैसे यहाँ पर भी है कि जो अर्थ देना चाहता है उसके अनुसार शब्दों का क्या प्रयोग किया गया, अगर नहीं किया गया तो भी वाक्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर दो बातें हो गई, तीसरी बात आती है सामने बच्चों, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी शब्द की कमी नहीं होना चाहिए, ना कर्ता की कमी हो, ना कर्म की कमी हो, ना क्रिया की कमी हो। सीधी सी बात है, कर्ता और क्रिया तो चाहिए चाहिए, कर्म तो आएंगे और जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ठीक है, तो वाक्य में क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। मतलब अपने आप में वाक्य कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूर्णता वाक्य में होनी चाहिए। ठीक है, निकटता,
मतलब अगर आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का भाव हो, लगेगी सगे संबंधी है, मतलब जो अर्थ निकालना चाह रहे हैं उसके अनुसार निकटता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके जो भी वाक्य है उसमें जो है क्या है, निकटता होनी चाहिए। शब्द जो दिए गए हैं उनमें ऐसा भाव ना हो कि एक दूसरे का जो है विरोधाभास दर्शा रहे हैं या फिर जो है दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पदक्रम, अगला पॉइंट है बेटा पदक्रम। पदक्रम का मतलब होता है कि पदों का क्रम सही होना चाहिए, मतलब कर्ता के बाद कर्म आता है तो होना चाहिए, कर्म के बाद क्रिया आती है तो वो भी होना चाहिए। मतलब कर्ता कर्म क्रिया का जो एक क्रम है ना, पदों का जिस हिसाब से आते हैं वैसे ही आए, अब व्यवस्थित तरीके से ना आए, नहीं तो क्या करेंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे और वाक्य को जो है बेकार कर देंगे, मतलब वो वाक्य नहीं रह जाएगा। अगली बात है, अगला पॉइंट कहता है कि जो वाक्य है ना उसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के अनुसार जो है ठीक ठाक मेल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मेल होना चाहिए, जिसे आप अन्वय भी बोलते हैं। मेल को आप क्या बोलते हो, अन्वय बोलते हो, ठीक है, अन्वय होना चाहिए। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता दिया गया है, कर्म दिया गया है, क्रिया दिया गया है, वो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के अनुसार ठीक ठाक मेल में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कर्ता प्रयोग पुल्लिंग का हो रहा है, क्रिया आप स्त्रीलिंग के दे रहे हो, ऐसी की तैसी करे दे रहे हो, तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये आपके जो है वाक्य के तत्व होते हैं जो कि आपके एक वाक्य में होने ही चाहिए। अब एक और मन में प्रश्न उठेगा कि क्या वाक्य के भाग होते हैं? तो बेटा वाक्य के भाग होते हैं। वाक्य के बच्चों दो भाग होते हैं, ठीक है। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला आपका क्या होता है, जिसे आप उद्देश्य कहते हो, और दूसरा वाला होता है जिसे आप विधेय कहते हो। मतलब वाक्य के दो भाग किए जा सकते हैं, एक किए क्या जा सकते हैं, होते ही है। मतलब अगर वाक्य दिया गया हो तो तोड़ के तुम दो भाग कर सकते हो, ऐसे तो समझ लो। लेकिन अगर बात करें वाक्य के भाग की, तो बेटा वाक्य के आपके कितने भाग होते हैं, दो होते हैं। एक उद्देश्य होता है तो दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य कौन होता है बेटा, वाक्य में ना जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आपका वाक्य होता है। मतलब दूसरी भाषा में समझोगे ना तो कर्ता जो होता है ना वो आपका उद्देश्य होता है। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो बेटा क्या होता है, वो आपका उद्देश्य होता है, कर्ता होता है। सीधी सी बात है। अगर दूसरी भाषा में अंग्रेजी में लिख दूं ना तो सब्जेक्ट लिख दोगे, सब्जेक्ट जैसे मैं बोलूंगा कहोगे अरे सर जी सब्जेक्ट मीन्स तो कर्ता होता है। कर्ता क्या न करता, मतलब मरता क्या न करता, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उद्देश्य को सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी कुछ कहा जाए, जिसके बारे में, लिख देता हूं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आपका बेटा कर्ता होता है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे और सही तरीके से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने उदाहरण यहां पर एक ले लिया, मैं पढ़ा रहा हूं, वही वाला ले लेता हूं, ठीक है, जो पहले लिया था, पढ़ा रहा हूं। अब इसको ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं। कौन पढ़ा रहा है, मैं। मतलब मैं यहाँ पर क्या है, ये आपका कर्ता है। कर्ता मतलब यही आपका क्या है, उद्देश्य है। बाकी जितना बचा कुचा है ना ये सब बेटा विधेय है। मतलब जिसके बारे में बताया जाए वो होता है उद्देश्य, और जो कुछ बताया जाए वो होता है विधेय। मतलब यहाँ पर निकल करके आया कि किसी के बारे में जो कुछ बताया जाए, मतलब जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कुछ बताया जाए, उसकी तारीफ की जाए, बुराई की जाए, उसके बारे में कमी है ना, गुण को कुछ भी बताया जाए, वो सब बेटा आपका क्या होता है, वो विधेय में चला जाता है। दूसरी भाषा में समझो कि कर्ता को छोड़ के जितना कुछ बचा कुचा होगा ना वो सब का सब क्या होता है, विधेय होता है। अब आप कहोगे नहीं सर मामला फंस जाएगा, क्योंकि उद्देश्य के भी तो भाग होते हैं। तो हाँ होते हैं। उद्देश्य के भाग दो होते हैं, एक तो कर्ता खुद होता है और एक कर्ता का विशेषण होता है या कर्ता के संबंधी होते हैं। मतलब मन में प्रश्न होगा कि उद्देश्य के भाग होते हैं क्या, तो उद्देश्य के दो भाग होते हैं। एक तो कर्ता अपने आप में खुद होता है, उसके बाद या तो कर्ता का विशेषण होगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, कर्ता का विशेषण होगा। मतलब किसका विशेषण होगा, कर्ता का। या फिर कर्ता के क्या होगा, संबंधी होंगे, मतलब इससे संबंधित कोई बातें लिखी गई होंगी, इससे संबंधित बातें होंगी। मतलब कहने का है
कि कर्ता के दो भाग निकल के आए, मतलब उद्देश्य के दो भाग आए, एक तो कर्ता खुद होगा, दूसरा है कर्ता का विशेषण होगा, या फिर कर्ता के जो है संबंधित तत्व जो कर्ता के बारे में कुछ बताने का काम करेंगे वो भी इसमें दिए गए होंगे। अब आप कहेंगे अगर उदाहरण एक मिल जाता तो हम बात तो इसको समझ जाते भाई कि हमें करना क्या है। तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। चंपक के पड़ोसी बड़े चालू हैं, ठीक है। चंपक के पड़ोसी बड़े चालू हैं, बड़े चालू हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया मैंने, चंपक के पड़ोसी बड़े चालू। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर चंपक के पड़ोसी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका कर्ता है। दूसरी भाषा में कहें तो ये आपका उद्देश्य है, ठीक है। क्या है, उद्देश्य है। और ये बड़े चालू वाला मामला है, ये सब का सब क्या है बेटा, ये विधेय है। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं जिससे कि फटाक से समझ जाओ, कंफ्यूजन ना रहे। अगली बार अगर ऐसा कुछ पूछे आपसे परीक्षा में तो सीधे आप साफ करके चले आओ, ठीक है, किसको, प्रश्न को। अब देखो यहाँ पर उद्देश्य में दो स्थितियां हैं, एक तो कर्ता होगा, तो चंपक यहाँ पर क्या है, कर्ता है, और उसके पड़ोसी क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पड़ोसी कर्ता है, ठीक है। पड़ोसी करता है किसके, चंपक के। तो चंपक के पड़ोसी पूरा का पूरा क्या है, करता है, ठीक है। अब यहां पर संबंध है, चंपक को पकड़ोगे ना तो पड़ोसी मिल जाएंगे। मतलब देखो यहां पर कर्ता से ही संबंधित बातें यहां पर की गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दो स्थितियां मिलती हैं, या तो कर्ता के जो है संबंधित, या फिर कर्ता का विशेषण। इधर देखो चालू है, मतलब जो कुछ भी बताया जा रहा है, बड़े चालू हैं, बड़े दयालु हैं, है ना, बड़े नालायक हैं, बड़े अच्छे हैं, कुछ भी समझ लो, वो आपका किस में चला जाएगा, तो वो विधेय में चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, बाबा खड़खड़ा शंकर बड़े दयालु है। बाबा खड़खड़ा शंकर क्या किस में आ जाएंगे, ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, अर्थात उद्देश्य हो जाएंगे। और बड़े दयालु हैं वो आपके जो है इसमें चले जाएंगे, मतलब बाबा बड़े दयालु हैं और बुरे काम सब चालू हैं, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं अगर विधेय की, तो विधेय का मामला तो मैंने आपको जो है सब्जेक्ट के साथ ही निपटा दिया है, इसलिए वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी प्रकार का संदेह हो तो मैं ऑलरेडी आपको जो है बता दूंगा, लेकिन वैसे कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपके उद्देश्य के अलावा जो कुछ भी बचता है वो सबका सब क्या होता है, वो बेटा विधेय होता है। तो अनावश्यक यहाँ पर समय जाया नहीं करते, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आई, मतलब वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी समझ गए, वाक्य के भाग कौन कौन से होते हैं ये भी समझ गए। लेकिन अब बात आएगी भैया मेन वाली, जो कि सबसे ज्यादा आपको पेपर में फंसाएगी, वो है वाक्य का वर्गीकरण, ठीक है। अब क्या आएगा, वाक्य का वर्गीकरण आएगा, और उसके आधार भी आएंगे। मतलब जो आपका वाक्य है ना, इसका वर्गीकरण आएगा। क्या आएगा बेटा, वर्गीकरण आएगा, ठीक है। वाक्य का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के क्या पूछे जाएंगे आपसे, आधार पूछे जाएंगे। मतलब वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, तो बच्चों 3 आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। मतलब वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, तो 3 आधारों पर वाक्य का वर्गीकरण किया गया है। वो कौन कौन से हैं अभी मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताता हूँ। ये रहा भैया पहला नंबर वाला, पहला है आपका बच्चों अर्थ के आधार पर, ठीक है। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मान लीजिए कोई वाक्य दिया गया, उसका आपने अर्थ निकाल लिया, उसके आधार पर हो गया। दूसरा है रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। दूसरा हो गया बेटा रचना के आधार पर। तीसरा वाला हो गया प्रयोग के आधार पर। तीसरा क्या हो गया, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तीसरा क्या हो गया बेटा, प्रयोग के आधार पर। तो तीसरा आपका बेटा क्या हो गया, प्रयोग के आधार पर हो गया, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि जो आपके वाक्य है ना, ओके, होता है। तो बेटा जो क्या है ना कि वाक्य होता है, उसके जो आधार है ना वर्गीकरण के, वो 3 है। एक अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं ना, वो बेटा 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। रचना के आधार पर आपके जो वाक्य है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब 3 3 6 और मिला के तब भी इससे कमी है। मतलब अर्थ अगर किसी वाक्य का निकालोगे आप तो क्या पाओगे, 8 प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे। मतलब कोई वाक्य दिया गया, उसका आप अर्थ निकालना चाहते हैं, तो अर्थ की स्थितियों के आधार पर जो वाक्य होंगे वो बच्चों 8 प्रकार के होंगे। अगर आप जाओगे
मतलब इसमें से आपका साधारण वाक्य होगा, निषेधात्मक होगा, प्रश्नवाचक होगा, विस्मयादि बोधक होगा। अच्छा तो लिख दूं क्या? अरे अरे अरे, लिखवाने के लिए बैठे हो? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख देता हूं भाई। तो अर्थ के आधार पर पहला तो आपका क्या हो गया, सरल वाक्य बोलते हैं, ठीक है, सरल वाक्य या फिर आपका साधारण वाक्य होता है, ठीक है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। दूसरे नंबर वाला क्या होता है बेटा? दूसरे नंबर वाला होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक वाक्य होता है। दूसरा कौन सा है? निषेधात्मक। तीसरा आप ले लीजिए, प्रश्न ले लीजिए, कोई बात नहीं, प्रश्न कर देगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। चौथे नंबर वाले में क्या करवाना चाहते हो? आज्ञा देना है तो ले लो भैया, आज्ञा दे दो, आज्ञावाचक हो गया, ठीक है, आज्ञावाचक ले लो। अब कौन सा लेना है? संकेत वंकेत करना है क्या? चलो इशाराबाजी करना है भैया तो संकेत कर लो, संकेतवाचक ले लो। और कुछ करना है? विस्मय की सिचुएशन है ना, तो विस्मयवाचक ले लो, ठीक है, विस्मयवाचक हो जाएगा। और कौन सा बचा? एक तो आपका संदेह हो गया, संदेह तो रहता ही बेटा, ठीक है, संदेहवाचक हो गया। एक कौन सा है? इच्छा है मेरी, है ना, कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर डालूं, इच्छावाचक हो गया। देखो यार 8 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है, 8 हो गए यार, 8 हो गए भाई, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें आपके सरल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अगला वाला होता है मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र या मिश्रित, मिश्र या मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के ये होते हैं रचना के आधार पर, कि किस तरीके से रचना की गई एक वाक्य की। 3 आधार है, मतलब रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे, सरल मिलेंगे, संयुक्त मिलेंगे, मिश्र या मिश्रित मिलेंगे। प्रयोग के आधार पर भी 3 मिलेंगे, या तो आपको कर्तृवाच्य मिलेगा, या तो आपको कर्मवाच्य मिलेगा, या फिर बेटा आपका भाववाच्य मिलेगा। अब लिखवा ही लिया है तो ऐसा करता हूं, यही विस्तार कर देता हूं, मैं क्यों बार बार लेके जाऊं भाई, यहीं पे निपटा देता हूं पूरे मामले को। तो अब देखो पहला नंबर वाला आ गया, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है? एकदम साधारण साधारण सा होता है भाई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देखो मैं उसी एग्जाम्पल को देखो मैं हर जगह फिट कर रहा हूं, और बढ़िया फिट भी हो रहा है, मतलब हिट है ये वाला एग्जाम्पल, यही मतलब हो गया ना, तो समझो। सरल या साधारण वाक्य में होता है मैं कुछ बोलूं तो मैं बिल्कुल सीधा साधा लगे, टेढ़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना लगे, सीधा सीधा समझ में आए कि हाँ भैया बात बिल्कुल सही बोली जा रही है। स्वीकारात्मकता का भाव नजर आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके वाले आए, मैं ही सब कर रहा हूँ, आप लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है, लाइक तो कर ही सकते हो यार। अब देखो इसमें क्या है, सरल या साधारण वाक्य में तो ऐसे ही होता है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आ जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब निषेधात्मक में क्या होता है? इसमें बेटा नकारात्मकता का भाव होता है, मतलब निषेध व्यक्त होता है, कहीं ना कहीं मनाहट की बात की जाती है, काम न होने का या फिर ना करने का बोध होता है। आज वर्षा नहीं होगी, लो जो करना है करो जाके, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, लो नकारात्मक, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब भी लो नकारात्मक। मतलब क्या हुआ कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बोल दिया मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, उसे शुद्ध नहीं है ये, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सही होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? नाम है यार, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न का भाव होगा, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। देखो जहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, थोड़ा भयानक टाइप के आएंगे ना, अभी ये जो आगे वाले हैं, संकेत है, विस्मय है, संदेह है, इच्छा है, आज्ञा है, तो इनको मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा जगह निकाल के, आप चिंता ना करो, जो साधारण से है वो निपटा लेंगे हम। तो ये बात भैया आपको समझ में आ गई। मतलब जहां पे प्रश्न पूछेगा यार, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों लगा दिया, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है,
राम ने क्या किया, उठाया अपनी धनुष बाण और तान दिया जो है, रावण के जो है मार दिया रावण को। क्यों मारा भाई, राम ने रावण को क्यों मारा? क्यों, क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यहां पर भी आपकी प्रश्नवाचकता का बोध हो गया। इसलिए यहां पर भी क्या होगा, प्रश्न मतलब जहां पर प्रश्न की स्थितियां समझ में आ जाएं। तुम कहां जा रहे हो, लो पूछ लिया कहां जा रहे हो, कोई ना कोई भाई कारण से जा रहे हो, तो प्रश्नवाचकता का भाव। अब बात आती है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में बेटा क्या होता है ना, आज्ञा देने की बात होती है। मतलब आज्ञा देगा कोई व्यक्ति, क्या देगा, कोई व्यक्ति या तो आपको आज्ञा देगा या फिर कोई व्यक्ति क्या करेगा, प्रार्थना करेगा आपसे, प्रार्थना करेगा, या फिर कोई व्यक्ति आपको क्या करेगा, उपदेश दे देगा। यही स्थितियां होंगी, या तो आज्ञा देगा, प्रार्थना करेगा, उपदेश देगा, यही होगा। वहां पर आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे रामू बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ, मालिक ने बोला है भैया, नौकर है जाना पड़ेगा, आज्ञा दी है मालिक ने, जाना पड़ेगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, क्या है भैया, बड़ों का सम्मान कीजिए, क्या है, उपदेश दे दिया गया। अब तुमसे बड़ा आदमी हुई थोड़ी देर प्रार्थना करेगा बेटा जाके सम्मान करो ना, उपदेश दिया गया बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से बातें होंगी। और आप हमेशा बोलते हो कि सर में आई गो टू डैश डैश, तो क्या करते हो, प्रार्थना करते हो नहीं, सर जी ने जाने नहीं दिया तो पता है बाढ़ वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये आपके बेटा आज्ञा, प्रार्थना या फिर उपदेश की स्थितियां यहाँ पे आएंगी। संकेतवाचक में क्या होता है, चलाओ उन नैनों से बाढ़ गए, है ना, इस तरीके से। तो संकेतवाचक में क्या होता है, शर्त की बात की जाती है, संकेत की बात की जाती है। नाम ही संकेत है, तो संकेत में क्या होता है, संकेत की स्थिति होती है या फिर बेटा शर्त की स्थिति होती है। शर्त या संकेत का बोध होता है। अब शर्त कैसी होगी और संकेत कैसा होगा, अब ध्यान से समझिएगा। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब एक बात तो इसमें बोल रहा है, संकेत दे रहा है कि वर्षा अगर खूब सारे बादल आए और खूब सारा पानी गिरा आकर के, तब तो भैया फसल अच्छी खासी जो है लहलाती आती तैयार होगी, है ना, ये फसलें तैयार हो जाएंगी। मतलब अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, मतलब संकेत दे रहा है वर्षा का होना ही अच्छी फसल का संकेत है। नहीं होगी तो, है ना, राम जाने क्या होगा। ठीक है, अगर आप परिश्रम करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप ध्यान से पढ़ोगे, तो हिंदी में तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ये बात बिल्कुल सही है भैया, संकेत दिया जा रहा है, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी सफलता के जो है रास्ते खोल देगी। अगर अगला बोल दिया जाए कि मम्मी अभी आती तो अच्छा रहता, मम्मी आएंगे तो पता है काम पढ़ो लिखोगे, है नहीं तो फिर लाल कर देंगे मार मार के। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इसमें जो है संकेत दर्शाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। विस्मयवाचक वाक्य में क्या होता है, इसमें बेटा विस्मय की स्थिति होती है, संशय की स्थिति होती है। मतलब कहने का ये है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा वगैरह का भाव होता है, मतलब लिख देता हूं, या तो आपके वाक्य में आश्चर्य का बोध होगा। ये थोड़ा जो बादल आ गए थे ना, इनको थोड़ा छांट देता हूं यहाँ से, नहीं तो ज्यादा वर्षा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी यार, है ना। आश्चर्य की स्थिति हो गई, या फिर घृणा की स्थिति हो गई, या फिर शोक की स्थिति हो गई। मतलब नामा है विस्मय, बड़े उदास मन से बैठे हो, तो वहां पर क्या है, या तो आश्चर्य की स्थितियां होंगी, या तो शोक की स्थिति होगी, या फिर घृणा की स्थिति होगी। कहने का मतलब वाह तुम पास हो गए यार, खुशी की बात है, पास हो गए, वाह वाह तुमने कर दिखाया, वाह तुम पहाड़ के जो है ऊंचाई पे चढ़ गए, इस तरीके की बातें होंगी। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इस तरीके से ये आपके किस में आएंगे, विस्मय आदि में आएंगे। आश्चर्य, घृणा, शोक की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाय वो मर गया, है ना, इस तरीके से। तो ये सब के सब किस में आएंगे, आश्चर्य में आएंगे, घृणा में आएंगे, छिची, है ना, कहीं जा रहा है कितना गंदा गुंदा दिखा, छिची, है ना, तो इस तरीके से सब घृणा में आएंगे। संदेह वाले और इच्छा वाले को समझ लो। संदेह क्या होता है, संभावना की स्थिति होगी, मतलब यहां पर आपको या तो संदेह मिलेगा या तो फिर आपको संभावना मिलेगा। संदेह या संभावना की स्थिति जहां पर मिल जाए, समझ लेना संदेहवाचक की कहानी चल रही है। कहने का मतलब है शायद शाम को भाई लौट आए, शायद, एक तो शायद लगा दिया, शायद से कुछ संभावना प्रदर्शित हो गई। शायद शाम को भाई लौट आए, शायद शाम को भाई लौट आए, हो सकता है,
हो सकता है कि मोहन आज बाजार ना जाए। तो हो सकता है भाई। तो मतलब संभावना की स्थितियां हैं, या तो चित्त या तो पट्ट की स्थिति होगी, तो वहां पर आपका क्या होगा, संदेह होगा। और इच्छावाचक में तो सीधी सी बात है यार, इच्छा की होगी। खूब सारा जियो, जुग जुग जियो, खूब पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो, दिन दूनी रात तरक्की करो, यही क्या है, इच्छा है। मतलब क्या होगा, आशीष होगा, शुभकामना होगी, मतलब या तो आशीष होगा या तो शुभकामना होगी, ठीक है, शुभकामना होगी, आशीर्वाद होगा, यही सब आपके जो है बेटा इसमें देखने को मिलते हैं। मतलब आशीर्वाद दे दो, आशीष दे दो, शुभकामना दे दो, तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु। देखते हो ना, राक्षस प्रार्थना करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, खुश हो गए, भगवान आए प्रकट, तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, है ना। इस तरीके से अब जैसे तुम्हारी इच्छा है कोई चीज, आज तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा, अब दम हो तो लगा लो जाके। बात समझ रहे, मेरी इच्छा है, अब मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ एक अलग इशू है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मेरी इच्छा है कि तुम खूब सारा जियो, और सच में खूब सारा जियो, खूब तरक्की करो, हो माता पिता का जो है नाम रोशन करो, बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो ये भैया मामला सब पूरा था, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य थे, यहीं पे मैंने कवर कर दिया, कोई दिक्कत तो रही नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स खाली है, प्रॉपर जिसमें दिक्कत होगी उस पर ही वीडियो बना दिया जाएगा, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। रचना के आधार पर अगर हम बात करेंगे वाक्य की, तो इसमें बेटा आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। एक तो आपका सरल वाक्य, नाम ही सरल, बिल्कुल साधारण वाला जैसा है, सीधा साधा सुंदर सुसज्जित, है ना, ज्यादा झमेला फैलाने वाला नहीं है। मतलब कह रहा है कि जिन वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता, एक ही कर्ता एक क्रिया, मतलब एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, मतलब एक कर्ता एक क्रिया, वो क्या है, वो आपका सरल वाक्य। अब भैया समझ में आया, मैं पढ़ा रहा हूं, एक कर्ता एक क्रिया, वह दौड़ता है, एक कर्ता एक क्रिया, है ना, वह दौड़ता है, एक कर्ता एक क्रिया, वह खाता है, एक कर्ता एक क्रिया, मतलब एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, मतलब साधारण वाक्य सरल वाक्य। समझ में आया, यहां वाले से लिंक करके देख लेना, मामला यही चलेगा। मतलब कहने का है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो आपके साधारण वाक्य होते हैं। मतलब समझ में आया ना, कर्ता वाले को क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं, और बाकी जो बचा कुचा होता है वो क्या होता है, विधेय होता है। मतलब एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वो आपका है क्या, साधारण या सरल वाक्य में आता है। चिटकू खाना खाता है, लपकू चाय पीता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, लपकू चाय पीता है, ठीक है, ये लो बना दिया मैंने। लपकू कौन है भाई, है करता है, और बाकी ये सारे के सारे क्या है, ये आपका कर्म है और ये आपका क्रिया है। तो इस तरीके से देखा, एक ही करता है एक ही क्रिया है, वो आपका किस में आ जाता है बेटा, वो सरल वाक्य में जो है आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, तो बेटा जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं, परंतु सभी वाक्य अपने आप में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, ठीक है, उपवाक्य मिले हों, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, वो आपके क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं, वो बच्चों आपके संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी हम स्पष्ट करते हैं। तो बात रही संयुक्त की, तो एग्जाम्पल को यहाँ पर लेके इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो अब एग्जाम्पल देखो क्या होगा आपके सामने, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मतलब मैंने सुबह पढ़ाया और शाम को भी पढ़ाया, मतलब लो, और लगा है ना, मैंने सुबह भी पढ़ाया और मैंने शाम को भी पढ़ाया। समझ में आया, प्रिय बोलो, और मम्मी पापा से मार खाने से बचो, ठीक है। परिश्रम किया उसने किंतु सफल नहीं हो सका,
ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? ये बेटा आपके जो है सब के सब संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अब संयुक्त वाक्य में कुछ मामला आता है, आप पहचान कैसे करोगे? तो पहचान भैया आपको लिखनी पड़ेगी, और वो पहचान क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहचान है कि जो आपका कौन सा वाक्य होता है संयुक्त वाला, इसमें आपको जोड़ने वाले कौन मिलते हैं? तोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो योजक कौन मिलते हैं? मतलब पहचान कैसे करोगे? तो इसमें योजक मतलब जोड़ने वाले कौन कौन मिलेंगे? और मिलेगा, ठीक है, अथवा मिलेगा, या मिलेगा, किंतु मिलेगा, परंतु मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ये सब के सब बेटा किस में आते हैं? ये आपके जो है संयुक्त वाक्य में आते हैं। और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये भैया सब के सब इसमें आते हैं। मतलब कह रहा है और, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, अतः, इसलिए, फिर, और, या, अथवा, इनसे अगर आपके वाक्य जोड़े गए हैं तो वो आपके किस में आएंगे? वो बेटा आपके संयुक्त वाक्य में आएंगे। तो यहाँ से ये बात समझ में आई। अब बात आती है मिश्र या मिश्रित वाक्य की। इसमें एक्चुअली होता क्या है इसे भी हम देख लेते हैं। तो बेटा मिश्र या मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं, किंतु एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। कहने का मतलब है एक आपको क्या मिलेगा? प्रधान, एक मिलेगा प्रधान उपवाक्य, और दूसरा क्या होगा? वो आपका जो है आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, मतलब एक प्रधान उपवाक्य मिलेगा और दूसरा जो है उसी पर आश्रित होगा। मतलब एक पे आश्रित होगा दूसरा, पहले वाले में दूसरा वाला आश्रित होगा, निर्भर होगा, इसी के भरोसे करेगा नहीं तो चलेगा नहीं। एक हो आगे। अभी देखो, जो लड़का या जो लड़की या जो बच्चा, जो बच्ची, या जो आदमी, जो औरत कमरे में बैठा है या बैठी है, मेरा भाई है या बहन है। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला, इसे मिटा लूं यहां से, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, बंधु वाले को मिटा लूं तो थोड़ी सी जगह, अच्छा इसको भी तो मिटा लूं, ये भी तो क्लियर हो गया ना, ये तो समझ में आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया, समझ में भी आ गया अच्छे से, है ना, कोई डाउट तो है नहीं। तो अभी यहाँ पर क्यों हम खिचड़ी बनाए भैया, इसको भी हटा लेते हैं सभी, पंचमेल खिचड़ी बन गई है ना। ये देखो, तो मिश्र वाला बचा था ना यहाँ पे, मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा एक प्रधान उपवाक्य होता है, उपवाक्य होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य मतलब भैया इसी पे ये वाला निर्भर रहेगा, चच्चा जो करेंगे वही बच्चा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब मैंने बोला कि जो आदमी कमरे में बैठा है, जो आदमी कमरे में बैठा क्या है, नचवा देते हैं इसको, ठीक है, फालतू क्या करेगा, नाच रहा है, वह मेरा भाई है। ठीक है, वह मेरा भाई है। अब एक बात बताओ, जो नाचने वाला आदमी है ना वही तो भाई है, बाकी 4-6 लोग भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन जो वाला नाच रहा है वही वाला है, बड़ा नचुआ टाइप का है। ठीक है, तो समझ सकते हो इस तरीके से यहाँ पर जो है संबंध दर्शा रहा है कि इसमें से ये निर्भर करेगा। बात समझ रहे हो ना, नाचने वाला ही है जो कि वहां पे नजर आ रहा है और वही वाला है। मतलब कह रहा है कि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। मतलब तुम्हारी मेहनत करना तुम्हारी सफलता को निर्धारित कर देगा। मतलब पहले वाले में दूसरा वाला निर्भर कर रहा है। जो विद्यार्थी या बच्चे मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, सही बात है, बिल्कुल सफल होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने किया है वैसा तुम भरोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी लिख देता हूं इसमें, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मतलब जैसा तुम काट करोगे वैसा ही तुम भरोगे, जैसा तुम बोओगे वैसे ही तुम काटोगे। मतलब जैसा वैसा मामला आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी कुछ जुगाड़ उगाड़ है क्या पहचान करने का? तो हाँ, पहचान करने का इसमें भी जुगाड़ है, और इसमें भी आपके योजक के माध्यम से जो है आपके वाक्य जुड़े हुए होंगे। जैसे कि क्या क्या मिलेगा? की मिलेगा, की से जुड़े होंगे, जो हो गया, जैसा हो गया, है ना, वैसा हो गया, इस तरीके से मिलता है। जितना उतना,
जब तब भी आपका आता है, जिधर इधर भी आता है, जब तब भी आता है, ठीक है, जब तब हो गया, इधर उधर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से इन योजकों के माध्यम से अगर वाक्य आपके जोड़े गए हैं, उपवाक्य जोड़े गए हैं, तो वहां पर बच्चों आपको कौन मिलेगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य मिलेगा। अगर भी है, अगर तुम मिल जाओ, है ना, तो इस तरीके से अगर भी है, यदि भी है, तथापि भी है, यद्यपि भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, जहां भी है, तहां भी है, ये सब के सब क्या है? ये सब योजक है और ये आपके मिश्र या मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब तीसरी कड़ी है प्रयोग के आधार पर। तो भैया चलना है, हमें प्रयोग करना है, तो उससे पहले क्या करें? थोड़ा सा मैदान खाली करें, क्योंकि प्रयोग करना है ना, और रिसर्च करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो चलो उस पे भी चलते हैं। तो पहला होता है बेटा आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य नामी, कर्त माने होता है कर्ता, मतलब प्रयोग के आधार पर आपके जो वाक्य है वो तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक तो कर्तवाच्य होगा, मतलब क्या होता है? कर्ता की प्रधानता, कर्ता की हो प्रधानता। और जो कथन है ना, जो भी कुछ बोला गया है वाक्य में, उसका पूरा पूरा जोड़ किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े। तो समझ लेना यहाँ पर कर्तवाच्य है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अध्यापक मतलब मैं हिंदी पढ़ा रहा है। क्या बोला? हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? हिंदी। कौन हिंदी पढ़ा रहा है? अध्यापक। कौन हिंदी पढ़ा रहा है? अध्यापक। निकल के आया अध्यापक, मतलब पूरा जोर जो है ना कर्ता पे पड़ रहा है। इसलिए इस वाक्य में आपको कर्तवाच्य देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दूसरा बोल दे, छात्राएं अंग्रेजी पढ़ रही हैं, या बच्चियां अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, या कोई स्कूल जा रहा है, कोई खाना खा रहा है। मदन अपना क्या करा रहा है? टकला करा रहा है। कौन टकला करा रहा है? मदन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब के सब किस में आएंगे? कर्तवाच्य में, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। नामय ये कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता, इसका मामला खत्म। कर्म की प्रधानता जहां पर होती है वहां पर क्या होता है बेटा? कर्मवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता होती है। और पूरा पूरा जो कथन दिया गया है ना, वाक्य दिया गया है, उसका जो भार है ना, वो बेचारा अकेला इसी पे पड़ेगा, मतलब जोर इसी में पड़ेगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या था? अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। अभी यहां पर मैं इसी को थोड़ा सा बदल के लिखूंगा, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। लो, बदल दिया, यही जैसा है बिल्कुल वैसे ही है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? हिंदी। क्या पढ़ाई जाती है? हिंदी। जोर हिंदी पे पड़ रहा है। हिंदी क्या है? कर्म। भैया कर्म की है प्रधानता, इसलिए यहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चियों द्वारा बच्चों को पीटा जाता है, कारण है शैतानी की है, मार तो खाओगे खाओगे, इसलिए सुधर जाओ, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करेंगे, पुलिस के द्वारा जो मंचले टाइप के लोग हैं, है ना, उनको गधे में बैठा के जूता उता पहना के मुँह काला करके घुमाया जा रहा है, तो समझ सकते हो यहाँ पर भी उनकी बात की गई है, जो मंचले टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पर भी आपको कर्म की प्रधानता मिलेगी, इसलिए यहाँ पर भी आपको कर्मवाच्य देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में क्या होता है बेटा? क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब क्रिया की जहां पर होगी प्रधानता, वो आपका क्या होता है? वो होता है भाववाच्य। पहली बात, क्रिया की प्रधानता होती है, और कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव भी झलकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य बात है क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आप लोग अक्सर सुबह उठ के कहते हो, मुझसे सुबह उठकर पढ़ा नहीं जाता। लो, पर मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता। समझ रहे हो? ये सब के सब किस में आते हैं? भाव हैं। मुझसे नाचा नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, तुमसे झूठ नहीं बोला जाता। ये सब के सब क्या है? भाववाच्य के उदाहरण है। मतलब कह रहा है कि भाव की प्रधानता हो और कथन का भार क्रिया पर पड़े। इस तरीके से आपने देखा वाक्य रचना का जो रचना है ना, वो आपकी नज़र से बचना मुश्किल हो चुका होगा, क्योंकि इतनी बेहतर तरीके से आप समझ गए हैं। कन्फ्यूजन किसी प्रकार का फिर भी है
तो कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट टाइप कर दीजिए। अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास हम सभी करेंगे, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जल्दी से जल्दी सफल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।